प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज का हमारा विषय है बिहारी के काव्य की विशेषताएं। इससे पहले कि हमारी वीडियो का अध्यापन बिंदु था बिहारी का जीवन परिचय। उसके अंदर बिहारी का जन्म, उनकी मृत्यु, उनकी काव्य रचना, उनके पिता, उनके गुरु, उनके आश्रयदाता राजा के बारे में हमने जाना। और आज की हमारी वीडियो का जो मुख्य अध्यापन बिंदु है वो है बिहारी की काव्य की विशेषताएं। यानी बिहारी के काव्य की ऐसी कौन सी विशेषताएं थीं या उनके काव्य की ऐसी कौन सी प्रवृत्तियां थीं जिसकी वजह से वो रीति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि के स्थान के अधिकारी बने। न केवल रीति सिद्ध, रीति मुक्त और रीतिबद्ध तीनों प्रकार की काव्य धाराओं में लगभग पूरे रीतिकाल में 5000 कवि हुए थे और उन 5000 कवियों के अंदर सर्वश्रेष्ठ कवि का जो खिताब है वो कवि बिहारी को दिया गया। तो इसका कारण इनके काव्य की विशेषताएं या प्रवृत्तियां थी। तो उनके काव्य की ऐसी कौन सी विशेषताएं और प्रवृत्तियां थी जो उन्हें दूसरे रीतिकाल कवियों से अलग सिद्ध करती है और उन्हें हिंदी साहित्य के अंदर भी श्रेष्ठ स्थान का उत्तराधिकारी बनाती है। तो आज हम इन्हीं कवि बिहारी लाल की काव्य की विशेषताएं पढ़ेंगे। इससे पहले कि हमारी वीडियो में हमने ये जान लिया था कि इन्होंने सिर्फ एक ही काव्य रचना लिखी थी, बिहारी सतसई, और उसी रचना के दम पर ये हिंदी साहित्य के अंदर अमर हो गए। तो आज हम उसी एक बिहारी सतसई नामक काव्य रचना की विशेषताएं मान लो, चाहे बिहारी के संपूर्ण काव्य की विशेषताएं मान लो, एक ही बात है। अगर आपके प्रश्न आता है कि बिहारी सतसई की प्रमुख विशेषताएं कौन सी है या बिहारी के काव्य की प्रमुख विशेषताएं कौन सी है, प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी है, तो यही सेम उत्तर आपको देना है, क्योंकि बिहारी ने सिर्फ एक ही ग्रंथ लिखा था, बिहारी सतसई, और वो मुक्तक काव्य था। उसकी कौन सी प्रमुख विशेषता है वो हम आज की हमारी इस वीडियो में पढ़ते हैं। सबसे पहले बिहारी के काव्यगत विशेषताओं में सबसे पहला जो बिंदु है वो है वर्ण्य विषय। बिहारी की कविता का मुख्य विषय श्रृंगार है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ श्रृंगार परक रचनाएं ही लिखी हैं। इनके काव्य के अंदर ज्योतिष, अर्थशास्त्र, भूगोल इत्यादि के बारे में, नीति शास्त्र के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है, लेकिन इनके काव्य का मुख्य विषय है वो श्रृंगार है। प्रमुख विषय श्रृंगार है, बाकी विषय गौण विषय हैं। इनकी कविता का मुख्य विषय श्रृंगार है। इन्होंने श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों ही पक्षों का वर्णन किया है। संयोग पक्ष में बिहारी ने हाव भाव और अनुभवों का बड़ा ही सूक्ष्म चित्रण किया है, उसमें बड़ी मार्मिकता है। संयोग का एक उदाहरण जो है वो मैंने यहाँ पर लिया है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोह करे भोनी हंसे देन कहे नटी जाई। ये जो नायक और नायिका का संयोग वर्णन है, इसके अंदर कवि कहते हैं कि बतरस लालच यानी बात करने के लालच में आकर नायिका ने नायक की मुरली को छुपा लिया, और फिर सोहा करे भोनू हंसे देन कहे नटे जाई, फिर वो सौगंध खाती है कि मैंने आपकी मुरली नहीं छुपाई है, और उसकी भौएं हैं, उन भौं से वो हंसती है, और जब नायक उसको मुरली देने के लिए कहता है तो वो देने से मना कर देती है। यानी ये संयोग श्रृंगार का उदाहरण है जिसमें नायक और नायिका के बीच हास परिहास चल रहा है। संयोग श्रृंगार के साथ साथ बिहारी का वियोग वर्णन भी बड़ा मार्मिक और अतिशोक्तिपूर्ण है। संयोग है वो मार्मिक है और वियोग वर्णन है वो अतिशोक्तिपूर्ण है। अतिशोक्ति का अर्थ क्या होता है कि जहाँ पर कवि का जो वर्णन होता है वो लोक सीमा का उल्लंघन करने लगे, यानी हमारे संसार में, हमारे इस लोक के अंदर वो चीज़ें संभव ही नहीं है, वैसी चीज़ें भी कवि बिहारी लाल ने अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा करवाई है। वियोग का वर्णन है वो अतिशोक्तिपूर्ण है। यही कारण है कि अतिशोक्तिपूर्ण है, यही कारण है कि उसमें स्वाभाविकता नहीं है। विरह में व्याकुल नायिका की दुर्बलता का चित्रण करते हुए उसे घड़ी के पेंडुलम जैसा बना दिया है। जैसे इति आवत चली जात,
चली 6-7 तक हाथ, चढ़ी हिंडोरे सी रहे लगी उसासनु साथ। यानी कवि यहाँ पर कहता है कि नायिका का जो शरीर है वो विरह की वजह से घड़ी के पेंडुलम जैसा दुर्बल हो गया है। तो ऐसा वास्तविकता में नहीं होता है, इस लोक जीवन में ऐसा नहीं होता है, ये उनकी अतिशोक्ति है, कवि बिहारी की अतिशोक्ति है वियोग वर्णन में, इसलिए इनका वियोग वर्णन है वो अतिशोक्ता पूर्ण है। सूफी कवियों की ऊहात्मक पद्धति का भी बिहारी पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। बिहारी जो थे वो रीति काल के कवि थे और सूफी कवि थे वो भक्ति काल के कवि थे। यानी बिहारी से पहले थे सूफी कवि। हमारे हिंदी साहित्य के मध्यकाल को हम 2 भागों में बांटते हैं, पहला भाग भक्ति काल और दूसरा भाग रीति काल। भक्ति काल का समय संवत 1375 से 1700 और रीति काल का संवत 1700 से 1900। तो सूफी कवि बिहारी से पहले थे, या यूं कहें कि संपूर्ण रीति काल कवियों से पहले हुए थे। तो उनकी ऊहात्मक पद्धति है, उनका प्रभाव भी बिहारी के ऊपर पर्याप्त रूप में पड़ा है। वियोग की आग से नायिका का शरीर इतना गर्म है कि उस पर डाला गया गुलाब जल बीच में ही सूख जाता है। यानी नायिका है, उसका जो शरीर है वो विरह की अग्नि से इतना विदग्ध हो रहा है, इतना तप्त है कि उसके ऊपर जब गुलाब जल डाला जाता है तो वो उसके शरीर की गर्मी से, उसके विरह के ताप से बीच में ही सूख जाता है। औंधाई सीसी सुलखी विरह विधा विलगात, बीच ही सूखी गुलाब को छींटो छुए न गात। यानी यहाँ पर कवि बिहारी दास कहते हैं कि विरहणी नायिका है, उसके अंदर विरह की इतनी व्यथा है, वो जल रही है, विरह की अग्नि है वो इतनी ज़्यादा व्याप्त है कि उसके ऊपर गुलाब की सीसी औंधा दी, यानी उल्टी कर दी, लेकिन फिर भी गुलाब जल है वो बीच में ही सूख गया और उसका एक छींटा भी उसके शरीर को नहीं छू पाया। किसके शरीर को? नायिका के शरीर को। यानी विरह का ताप इतना ज़्यादा है कि गुलाब जल बीच में ही उड़ गया। तो यहाँ पर क्या है? अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन है, वास्तविकता के अंदर ऐसा नहीं होता है। उसके पश्चात बिहारी के काव्य की अगली विशेषता है भक्ति भावना। बिहारी मूलतः श्रृंगारी कवि है, यानी उनकी प्रसिद्धि है वो उनके श्रृंगार परक रचनाओं की वजह से है, लेकिन उनकी भक्ति भावना भी राधा और कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है। सतसई के आरंभ में मंगलाचरण का यह दोहा राधा के प्रति उनके भक्ति भाव का परिचायक है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परेशान हरित दूती सोई। ये इनका जो है वो बिहारी सतसई के आरंभ में जब मंगलाचरण होता है उसमें ये राधा के लिए ये दोहा लिखते हैं कि हे राधा मेरी भव बाधा हरो, इस सांसारिक बाधाओं से मुझे पार करो। बिहारी ने नीति और ज्ञान के भी दोहे लिखे हैं, किंतु उनकी संख्या बहुत थोड़ी है। धन संग्रह के संबंध में एक दोहा देखिए, मति न नीति गलित ये है, जो धन धरिए जोर, जाए खर्चे जो बचे तो जोरिए करोड़। यानी यहाँ पर कवि बिहारी दास है वो कहते हैं कि हमें धन का संग्रह नहीं करना चाहिए, क्योंकि धन संग्रह अगर खाने और खर्चा करने से हो तब तो करोड़ रुपए भी भले ही जोड़ लीजिए, लेकिन धन संग्रह किया हुआ कोई काम नहीं आता, संग्रह ही संग्रह करते रहते हैं, उसका हम कोई प्रयोग नहीं करते, तो ऐसा धन जोड़ना भी किसी काम का नहीं है। उनके काव्य की अगली विशेषता है प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण में बिहारी किसी से पीछे नहीं रहे। 6 ऋतुओं का उन्होंने बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। 6 ऋतु यानी जो 6 ऋतु होती हैं, उन 6 ऋतुओं का उन्होंने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। ग्रीष्म ऋतु का उदाहरण देखिए, एक कहलानी एकत बसत, अहि मयूर मृग बाग, जगत तपोत वन सोगियो, दारिग दाग निदाग। बिहारी गांव वालों की अर्शिक्त का उपहास करते हुए कहते हैं कि कर फुलेल को आचमन, मीठो कहत सराही, रे गंदी मति अंध तू इत्र दिखावत काही। यहाँ पर भी जो गांव वाले हैं, यहाँ इनका जो दोहा है वो सांसारिकता के बारे में है। सांसारिकता यानी जो गांव वाले हैं उनके बारे में है कि जो
इत्र दिखाने वाला है वो किसी गांव में चला जाता है इत्र दिखाने के लिए, तो जो गांव के लोग हैं वो उसकी इत्र का मोल अच्छे से नहीं कर पाते, वो उसकी खुशबू का मोल अच्छे से नहीं कर पाते, क्योंकि वो इत्र का जो महत्व है वो नहीं समझते हैं। ऐसे दोहे भी कवि बिहारी ने अपने काव्य में लिखे हैं। इनके काव्य की अगली विशेषता है बहुज्ञता। बिहारी को ज्योतिष, वैद्य, गणित, विज्ञान इत्यादि विविध विषयों का बड़ा ज्ञान था, इसलिए उन्होंने अपने दोहों में भी इसका बखूबी प्रयोग किया है। गणित संबंधी तथ्य से परिपूर्ण यह दोहा देखिए। कहत सभे वेदी दिए, आंगू 10 गुणों होतु, तिय लीलार बेंदी दिए, ए गिनतु बढ़त उदोतु। यहाँ पर इन्होंने गणित से संबंधित यह दोहा लिखा है जो कि उनकी बहुज्ञता को प्रमाणित करता है। बहुज्ञता यानी बहुत सारे विषयों का ज्ञाता। तो कवि बिहारी को श्रृंगार, भक्ति, नीति इत्यादि के अलावा ज्योतिष, वेद, गणित, विज्ञान, भूगोल इत्यादि का भी गहरा ज्ञान था, जो उन्होंने अपने काव्य में यत्र तत्र दर्शाया है या प्रकट किया है। इनके काव्य की अगली विशेषता है भाषा। बिहारी की भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है। ये आपके अगर प्रश्न आता है कि बिहारी की काव्य की भाषा कौन सी है या बिहारी सतसई की भाषा कौन सी है, तो बिहारी सतसई की भाषा ब्रज भाषा, शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा है। इसमें सूर की चलती ब्रज भाषा का विकसित रूप मिलता है। पूर्वी हिंदी, बुंदेलखंडी, उर्दू, फारसी आदि के शब्द भी उसमें आए हैं, किंतु वे लटकते नहीं हैं, यानी इन्होंने दूसरी भाषाओं के चलते हुए शब्द भी इनकी ब्रज भाषा में आ गए हैं, लेकिन वो हमें ऐसे महसूस नहीं होते कि वो लटकते हुए लग रहे हैं, यानी उनको ज़बरदस्ती थोपा गया हो, ऐसा नहीं लगता है। ऐसा लगता है जैसे वो अनायास ही वाक्य या विषय के अनुरूप इसमें प्रवेश कर गए हो। बिहारी का शब्द चयन बड़ा सुंदर और सार्थक है। शब्दों का प्रयोग भावों के अनुकूल ही हुआ है और उनमें एक भी शब्द भारती का प्रतीत नहीं होता। बिहारी ने अपनी भाषा में कहीं कहीं मुहावरों का भी सुंदर प्रयोग किया है, जैसे मूड चढ़ायु रहो, भर्यो पीठी कच भारू, रहे गिरे परी राखीबो तऊ हिये पर हारू। ये जो लोक प्रचलन में मुहावरे जो हैं हम प्रयोग करते हैं, उसी मुहावरे का यहाँ सार्थक प्रयोग किया गया है। भाषा के पश्चात आती है शैली। विषय के अनुसार बिहारी की 3 प्रकार की शैली है। माधुर्यपूर्ण व्यंजना प्रधान शैली, ये श्रृंगार के दोहों में प्रयुक्त की है उन्होंने। प्रसाद गुण से युक्त सरस शैली, इस प्रकार की शैली इन्होंने भक्ति और नीति के दोहों में प्रयोग की है। चमत्कार पूर्ण शैली, इस प्रकार की शैली कवि बिहारी ने दर्शन, ज्योतिष, गणित आदि विषयक दोहों में प्रयुक्त की है। भाषा और शैली के बाद इनकी अगला जो प्रवृत्ति है, विशेषता है, या इनकी विशेषता के अगला बिंदु है, वो है रस। बिहारी के काव्य में शांत, हास्य, करुण इत्यादि रस मिल जाते हैं, किंतु मुख्य रस श्रृंगार रस है। जब ये नायक और नायिका का वर्णन करते हैं, नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते हैं, उनके मिलन का वर्णन करते हैं, या जब वो बिछुड़ जाते हैं उनके विरह का वर्णन करते हैं, तो वहाँ पर कवि बिहारी श्रृंगार रस का ही प्रयोग करते हैं। श्रृंगार रस के अलावा इनके काव्य में जहाँ पर भक्ति संबंधी दोहे हैं वहाँ भक्ति रस मिलता है, जहाँ पर दूसरे विषयों से संबंधित दोहे हैं उनमें उन्हीं विषयों के अनुसार रसों का समावेश कवि बिहारी के द्वारा अत्यंत कुशलता के साथ किया गया है। अगली विशेषता है इनके काव्य की छंद। बिहारी ने केवल 2 ही छंद अपनाए हैं। ये आपको पता है इनकी बिहारी सतसई के अंदर 713 दोहे हैं, तो यानी इन्होंने अपनी काव्य रचना है वो दोहों में लिखी है। तो छंद 2 ही अपनाए हैं, दोहा और सोरठा। दोहा छंद की प्रधानता है। बिहारी के दोहे समाज शैली के उत्कृष्ट नमूने हैं। समाज शैली क्या होती है? गागर में सागर भर देना, यानी एक ही पंक्ति के अंदर, एक ही वाक्य के अंदर बहुत सारी बातें कह देना। इसीलिए इन्होंने दोहे जैसे छोटे छंद के अंदर पूरे संसार के
विषयों का समावेश कर दिया है। तो इनकी जो शैली है वो समास शैली है। इनके जो दोहे हैं बिहारी के, वो सारे के सारे दोहे समास या समाहार शैली की उत्कृष्ट उदाहरण है। दोहे जैसे छोटे छंद में कई कई भाव भर देना बिहारी जैसे कवि का ही कमाल था। यानी ये सब बिहारी के अलावा दूसरे कवि नहीं कर सकते। उसके बाद इनकी अध्यापन नहीं, इनके काव्य की अगली विशेषता है अलंकार। अलंकारों की कारीगरी दिखाने में बिहारी बड़े पटु है। उनके प्रत्येक दोहे में कोई न कोई अलंकार अवश्य आ गया है। किसी किसी दोहे में तो एक साथ कई कई अलंकारों को स्थान मिला है। अतिशोक्ति, अन्योक्ति, सांग रूपक बिहारी के विशेष रूप से प्रिय अलंकार रहे हैं। अतिशोक्ति अलंकार का प्रयोग तो इन्होंने नायिका के विरह वर्णन में किया है, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं इनके वर्ण्य विषय के अंदर, कि इन्होंने अतिशोक्ति अलंकार का प्रयोग किया। अन्योक्ति जो इन्होंने राजा जय सिंह को जो अली कली ही सो बंधु वाला दोहा लिखकर भेजा था, उसमें अन्योक्ति का ही विधान किया गया था। तो जो कवि बिहारी है अतिशोक्ति और अन्योक्ति के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं, और इनके विशेष प्रिय अलंकार भी अतिशोक्ति और अन्योक्ति अलंकार थे। इसके अलावा सांग रूपक अलंकार भी बिहारी का प्रिय अलंकार है। अब हम पढ़ते हैं बिहारी का साहित्य में क्या स्थान है। हमने इनकी विशेषताएं पढ़ ली। अब इन्हीं विशेषताओं के आधार पर हम बिहारी का काव्य में स्थान निर्धारित करते हैं। किसी कवि का यश उसके द्वारा रचित ग्रंथों के परिमाण पर नहीं, गुण पर निर्भर करता है। यानी मात्रा पर नहीं कि इन्होंने कितनी रचनाएं लिखी, बल्कि गुण पर निर्भर करता है। बिहारी के साथ भी यही बात है। अकेले सतसई ग्रंथ ने उन्हें हिंदी साहित्य में अमर कर दिया। श्रृंगार रस के ग्रंथों में बिहारी सतसई के समान ख्याति किसी अन्य ग्रंथ को नहीं मिली। इस ग्रंथ की अनेक टीकाएं हुई और अनेक कवियों ने इसके दोहों के आधार पर कवित, छप्य, सवैया आदि छंदों की रचना की। बिहारी सतसई आज भी रसिक जनों का काव्यहार बनी हुई है। कल्पना की समाहार शक्ति और भाषा की समास शक्ति के कारण सतसई के दोहे गागर में सागर भरे जाने की उक्ति को चरितार्थ करते हैं। उनके विषय में कहा गया है, सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। अपने काव्य गुणों के कारण ही बिहारी महाकाव्य की रचना न करने पर भी महाकवियों की श्रेणियों में गिने जाते हैं। उनके संबंध में स्वर्गीय राधा कृष्ण दास की यह पंक्ति बड़ी सार्थक है। यदि सूर हैं, तुलसी शशि हैं और उडुगन केशवदास हैं, तो बिहारी उस पीयूष वर्षी मेघ के समान है, जिनके उदय होते ही सबका प्रकाश आच्छन्न हो जाता है। ये कवि राधा कृष्ण दास ने बिहारी के महत्व को रेखांकित करते हुए अपनी बात लिखी है। धन्यवाद।